अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सिकंदर आयत की सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का दूसरा हिस्सा सुनते हैं। ओ, तो ये भोला पहलवानी करता है? मैंने चौंके हुए लहजे में दरियाफ्त किया। जी, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला। भोला हमारे गांव की आबरू है मलिक साहब। आले दुआले के किसी गांव देहात में इस जैसा फुर्तीला और कोई पहलवान नहीं है। बस तो फिर आप मर्दों में सिर्फ इसी फुर्तीले पहलवान काले भोले को यहाँ बुला लें। मैंने फैसलाकुन अंदाज में कहा। मैं भोले से मालूम करना चाहता हूँ कि कादू की गर्दन का मनका तोड़ने में उसे कितना वक्त लगा होगा। मेरे आखिरी जुमले ने चौधरी सिकंदर अली के चेहरे पर सनसनी दौड़ा दी। उसने बेहद हैरत से मेरी तरफ देखते हुए इस्तफसार किया। आप ये तो नहीं समझ रहे कि कादिर की गर्दन का मनका भोले ने तोड़कर उसे हलाक किया है? मैं भोले के तफसीली इंटरव्यू के बाद ही किसी हतमी नतीजे पर पहुंच पाऊंगा, मैंने सादा से लहजे में कहा। लेकिन ऐसा सोचने में फिलहाल कोई हर्ज भी नहीं है, और यह भी मुमकिन है कि मैंने जुमला नामुकम्मल छोड़कर ड्रामाई अंदाज में चौधरी सिकंदर की तरफ देखा और इन अल्फाज में इजाफा कर दिया कि रुस्तम को भी भोले पहलवान ने ही कत्ल किया हो। आप एक नामुमकिन बात कर रहे हैं मलिक साहब, वो बेयकीनी से मेरी तरफ देखते हुए बोला। भोला ऐसी संगीन गलती कभी नहीं कर सकता। वो एक नामवर पहलवान जरूर है, मगर इसके अंदर इतनी जुर्रत नहीं कि वो मेरे बेटे की जिंदगी से खेलने के बारे में कभी ख्वाब में भी सोच सके। मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया कि भोला पहलवान ने कादू या रुस्तम को मौत के घाट उतारा है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैंने एक इम्कान की जानिब इशारा किया है। ठीक है, मैं आपके हुक्म के मुताबिक भोले को हवेली बुलाता हूँ, वो मसलहत आमेज लहजे में बोला। इससे पूछताछ करके आप अपनी तसल्ली कर लें, और गांव की तमाम औरतों को भी यहाँ बुलाना है चौधरी साहब, मैंने याद दहानी कराने वाले अंदाज में कहा। उसने राशिद को अपने पास बुलाकर मेरे हस्बे मंशा हिदायत जारी कर दी, फिर मेरी जानिब मुतवज्जा होते हुए उलझन ज़दा लहजे में बोला। एक बात मेरी समझ में नहीं आई मलिक साहब। कौन सी बात? मैंने सरसरी अंदाज में पूछा। ये आप फरीदपुर की औरतों को किस सिलसिले में लाइन हाजिर कर रहे हैं? शनाख्त परेड का सिलसिला है चौधरी साहब, मैंने मायना खेज अंदाज में जवाब दिया। इसकी उलझन में हैरत भी शामिल हो गई। किस नौइयत की शनाख्त परेड? मुझे एक ऐसी औरत की तलाश है जो गुज़िश्ता रात आपके बेटे रुस्तम अली के साथ डेरे पर मौजूद थी, मैंने इंकिशाफ अंगेज अंदाज में बताया। ये आप क्या कह रहे हैं मलिक साहब? वो बेयकीनी से मुझे तकने लगा। मैंने चौधरी सिकंदर को बताया कि उधर डेरे पर रुस्तम वाले कमरे में मैंने क्या क्या देखा है। ये सब थोड़ी देर पहले मैं उसके गोशो गुजार कर चुका था। ताहम इस वक्त चौधरी रुस्तम की मौत के सदमे में इस कदर गर्क था कि उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब की बार उसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर तशवीश भरे लहजे में बोला। रुस्तम की मिन्नौशी तो मेरे इल्म में है, लेकिन इस औरतों वाले चक्कर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। क्या कभी कादू ने भी आपको इस हवाले से कुछ नहीं बताया? नहीं, वो दो टोक अंदाज में बोला। इस उम्र में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि गुज़िश्ता रात डेरे पर रुस्तम अली के साथ एक औरत भी मौजूद थी, मैंने अपने तजुर्बे को चौधरी सिकंदर के इल्म में लाते हुए कहा। रुस्तम शराब के नशे में चूर था। लेबॉर्ट्री टेस्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे बात की तस्दीक कर देगी। नशे की हालत में रुस्तम ने इस औरत के साथ दस्तदराजी की कोशिश की थी, जिसकी वजह से औरत की कई चूड़ियां टूट गईं। मेरे ख्याल में 4-5 चूड़ियां तो लाजमी टूटी होंगी। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक बोझल सांस खारिज की, फिर हरी और लाल चूड़ियों के दर्जन भर टुकड़े चौधरी को दिखाते हुए इन अल्फाज में अपनी बात पूरी कर दी। डेरे पर रुस्तम के कमरे के फर्श से मैंने चूड़ियों के इन टुकड़ों को उठाया है। अब तो सारी कहानी आपकी समझ में आ गई होगी। आपकी बात तो मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ मलिक साहब, वो पुरख्याल अंदाज में बोला, लेकिन यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ हुआ होगा। जब ठोस और जीता जागता सबूत आपकी आंखों के सामने उजागर होगा तो फिर आपको यकीन भी आ जाएगा, मैंने पुरवसूख लहजे में कहा। मैंने फरीदपुर की औरतों की शनाख्त परेड इसी मकसद से रखी है। अगर इस गांव की कोई औरत पिछली रात रुस्तम के कमरे में मौजूद थी तो इसकी कलाइयों पर ताज़ा जख्मों के निशानात लाजमी होंगे। ये मुमकिन नहीं कि इतनी चूड़ियां टूट जाएं और कलाइयों पर खराश तक ना आए।
आप यकीनन मेरी बात की तह तक पहुंच गए होंगे चौधरी साहब। उसने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। मैंने कहा, शनाख्त परेड में जिस भी औरत की कलाई या कलाइयाँ जख्मी पाई जाएंगी, मैं सिर्फ इसी से तफ्तीश करूंगा और मुझे यकीन है कि वो घायल औरत और भोला पहलवान इस दोहरे कत्ल के मुअम्मे को हल करने में बहुत मुआविन और मुफीद साबित होंगे। अगले 1 घंटे में मेरे मुतालबे को पूरे अंदाज से नहीं बल्कि अधूरे अंदाज में पूरा कर दिया गया। वो इस तरह के भोला पहलवान हवेली में हाजिर नहीं हो सका था। इसके बारे में पता चला कि वो आज सुबह एमनाबाद चला गया था। एमनाबाद में भोले की चाची रहती थी और उसकी वापसी आइंदा रोज मुतवक्के थी। मैंने हवेली में बुलाई जाने वाली तमाम औरतों की कलाइयों को अच्छी तरह चेक किया तो पता चला कि किसी एक औरत की कलाई पर भी चोट या जख्म का कोई ताज़ा निशान नहीं था। इस बात ने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया। मैंने थोड़ा वक्त मजीद सिर्फ करके इस अमर की तस्दीक कर ली कि गांव की कोई औरत चेकिंग से रह तो नहीं गई। मुझे बताया गया कि सिवाय एक औरत के मैंने फरीदपुर की बस ने तमाम औरतों की कलाइयाँ चेक कर ली हैं। चेकिंग वाला ये प्रोसेस हवेली के कुशादा सहन में जारी था। चौधरी सिकंदर इस अमल में शामिल नहीं था। वो हवेली के अंदर अपने कमरे में मौजूद था। मैंने एक औरत की खबर देने वाले से इस्तफसार किया, कौन औरत चेकिंग के मरहले से गुजरने से रह गई है? इसका नाम नूरी है, मुझे बताया गया। मैंने पूछा कि नूरी यहाँ क्यों नहीं आई? क्या वो फरीदपुर में मौजूद नहीं? नूरी मासी उधर ही है थानेदार साहब, इस शख्स ने जवाब दिया। इसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो अपने घर में मौजूद है। नूरी मासी के अल्फाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने पूछा कि नूरी की उम्र क्या होगी? मासी का लफ्ज़ कराची में घरेलू मुलाजमा या नौकरानी के लिए इस्तेमाल होता है, मगर गांव देहात खुसूसन पंजाब के गांव और शहरों में मासी का मतलब है खाला। अगर कोई औरत रिश्ते में किसी की खाला ना भी हो तो उमूमन अधेड़ उम्र या ज़ईफ़ औरतों को खाला और चाची कहकर मुखातिब किया जाता है। मैंने इसी निस्बत से नूरी मासी की उम्र के बारे में सवाल किया था। नूरी मासी की उम्र 50 के करीब है थानेदार साहब, राशिद ने मुझे बताया। बस दोनों मियाँ बीवी ही हैं घर में। नूरी का घर वाला दीन मोहम्मद और बाबा दीना एक अंधा इंसान है। नूरी मासी एक होशियार औरत है, लेकिन इस वक्त तबीयत की खराबी ने उसे चारपाई से लगाया हुआ है और इसी सबब वो यहाँ नहीं आ सकी। नूरी की उम्र का सुनकर मैंने एक गहरी सांस खारिज की। नूरी मेरी मतलूबा औरत नहीं हो सकती थी। रुस्तम खुद से दुगनी उम्र की औरत के साथ रात बसर करने का प्रोग्राम नहीं बना सकता था। ताहम मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद नूरी के घर जाकर इसकी तबीयत की खबर लूँगा और साथ ही इसकी कलाइयाँ भी चेक कर लूँगा। तुम नूरी के घर तक मेरी रहनुमाई करोगे? ठीक है थानेदार साहब, वो फर्माबरदारी से बोला। जो आपका हुक्म, मैं हाजिर हूँ। मैं ज़रा चौधरी साहब से एक ज़रूरी बात कर लूँ, मैंने कहा। फिर चलते हैं नूरी की तरफ। उसने इस बात में सर हिला दिया। मैं हवेली के अंदरूनी हिस्से में चौधरी सिकंदर अली के पास पहुंच गया। एक मरतबा फिर बेटे की मौत के सदमे ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इन लम्हात में वो सदियों का बीमार नजर आ रहा था। उसने उम्मीद भरी निगाह से मुझे देखा और गमज़दा लहजे में इस्तफसार किया, कुछ पता चला मलिक साहब? बहुत जल्द सब पता चल जाएगा, मैंने गोलमोल जवाब दिया और फिर कहा, आपके गांव की इज्जत व आबरू भोला पहलवान जैसे ही अहमदाबाद से वापस आए आप इसे मेरे पास थाने भेजेंगे। मुझे यकीन है कि भोले से पूछताछ काफ़ी सूदमंद साबित होगी। और वो फरीदपुर की औरतों की कलाइयाँ चेक करने से आपको कोई काम की बात पता चली? चौधरी ने सवालिया नज़र से मुझे देखा। एक औरत के सिवा मैंने गांव की तमाम औरतों की कलाइयाँ अच्छी तरह चेक कर ली हैं, मैंने बताया, और इनमें से किसी एक की भी कलाई पर ताज़ा जख्म के निशान हत्ता कि खराश तक मौजूद नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि पिछली रात रुस्तम के साथ डेरे पर गांव की कोई औरत मौजूद नहीं थी, उसने तस्दीक तलब अंदाज में कहा। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है, मैंने सरसरी लहजे में जवाब दिया। लेकिन ये बात तय है कि वक़्वा की रात रुस्तम के कमरे में कोई औरत मौजूद थी और रुस्तम ने उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की थी, जिसके नतीजे में मज़कूरा औरत की चूड़ियाँ टूट गई थीं। लेकिन आपने तो फरीदपुर की सारी औरतों की कलाइयों का मुआयना कर लिया है। चौधरी सिकंदर ने सोचती हुई नज़र से मुझे देखा और कहा, कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रहे कि वो औरत कहीं और से लाई गई थी? क्या ऐसा होना नामुमकिनात में से है? उल्टा मैंने चौधरी से सवाल कर डाला। नहीं, ऐसा हो सकता है,
وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی مطلوبہ عورت گئی کہاں؟ میں اس سوال کا جواب بہت جلد تلاش کر لوں گا، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ ایک بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی کہ پچھلی رات ڈیرے پر رستم کے کمرے میں کوئی عورت موجود تھی، اور مجھے اس بات کا بھی پکا یقین ہے کہ وہ عورت راضی خوشی اپنی مرضی سے وہاں نہیں گئی تھی۔ اگر اس شب بصری میں اس عورت کا ارادہ شامل ہوتا تو وہ رستم کی کسی بھی خرمستی کی مزاحمت نہ کرتی۔ رستم شراب کے نشے میں اس کے ساتھ جیسے بھی پیش آتا وہ اسے برداشت کرتی، لہٰذا اس کی چوڑیاں ٹوٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کا تجزیہ میری سمجھ میں آ رہا ہے ملک صاحب، وہ فکر مندی سے بولا۔ آپ کی باتیں سن کر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو رہا ہوں کہ کہیں اسی عورت نے تو رستم کی جان نہیں لی۔ ایسا ہو سکتا ہے چودھری صاحب، میں نے اس کی سوچ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو میں ایک مرد اور ایک عورت کی تلاش میں ہوں تاکہ رستم اور کادو کی پراسرار موت کا معمہ حل کیا جا سکے۔ عورت نے کسی کو قتل کیا یا نہیں، لیکن وہ پچھلی رات رستم کے کمرے میں موجود ضرور تھی، اور کادو کی گردن کا منکا جس مہارت کے ساتھ توڑ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے وہ کسی شہزور مرد کا کام ہے۔ اگر کادو نہ مارا جاتا تو اس عورت کے بارے میں ساری معلومات فراہم کر سکتا تھا۔ چودھری سکندر نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ وہ رستم کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہتا تھا، یوں سمجھ لیں کہ رستم کادو پر بڑا بھروسہ کرتا تھا۔ آپ فکر نہ کریں چودھری صاحب، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، میں بہت جلد آپ کو کوئی خوشخبری سناؤں گا۔ میرے لیے سب سے بڑی سکون کی خبر تو یہ ہوگی کہ رستم کا قاتل گرفتار ہو جائے اور اسے آپ عبرتناک سزا دلوائیں۔ ایسا ہی ہوگا، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور جانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب مجھے اجازت دیں، میں بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گا۔ میں کتنا لاچار اور بد نصیب ہوں کہ آپ کو رخصت کرنے کے لیے حویلی کے گیٹ تک بھی نہیں جا سکتا، وہ بے بسی سے بولا۔ کوئی بات نہیں چودھری صاحب، میں نے اسے دلاسا دیا، میری دعا ہے کہ اللہ پاک جلد سے جلد آپ کو صحت یاب کر دے تاکہ آپ حویلی کے گیٹ تک ہی نہیں بلکہ اس گاؤں سے باہر آنے جانے کے قابل بھی ہو جائیں۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے ملک صاحب، وہ امید بھرے لہجے میں بولا۔ میں چودھری سکندر علی کو تسلی تشفی دینے کے بعد حویلی سے نکل آیا اور راشد کے ہمراہ اسی نوری کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ نوری کی عمر کے بارے میں جان لینے کے بعد اس امر کے امکانات صفر کے برابر رہ گئے تھے کہ گزشتہ شب وہ رستم کے کمرے میں ڈیرے پر موجود ہوگی، لیکن یہ دو افراد کے پراسرار قتل کا معاملہ تھا، لہٰذا تفتیش کے معمولی سے امکان کو بھی نظر انداز کرنا ایک سنگین غلطی ہوتی۔ اگر نوری کی چیکنگ باقی رہ گئی تھی تو مجھے ہر حال میں اس کام کو مکمل کرنا تھا۔ راشد مجھے نوری کے گھر میں داخل کر کے خود باہر ہی رک گیا تھا۔ نوری کو خاصا تیز بخار تھا، تاہم وہ اس قابل تھی کہ میں اس سے پوچھ تاچھ کر سکوں۔ نوری 50 سے متجاوز ایک عام سی گھریلو عورت تھی، اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ بخار کی زیادتی نے اسے خاصا کمزور کر دیا تھا۔ اس کا گھر والا پابردینہ بھی ایک چرپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ دین محمد نے میری آمد کا نوٹس نہیں لیا تھا، یا تو وہ سویا ہوا تھا اور یا پھر وہ اندھا ہونے کے علاوہ بہرا بھی تھا۔ بعد ازاں مجھے پتہ چلا کہ دین محمد پیدائشی اندھا نہیں تھا، اس کی نگاہ اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ اس کا شمار نابینا افراد ہی میں کیا جا سکتا تھا۔ دین محمد کی عمر 70 سے کچھ اوپر ہی تھی اور یہ ایک بے اولاد جوڑا تھا۔ میں نے نوری کو اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، ماسی، میں تمہاری کلائیاں چیک کرنا چاہتا ہوں، ذرا اپنی آستینیں اوپر چڑھا لو۔ نوری کادو اور چودھری رستم کو پیش آنے والے واقعے سے آگاہ تھی، وہ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے الجھن زدہ لہجے میں بولی، تھوڑی دیر پہلے ایک عورت مجھے بتا کر گئی ہے کہ آپ نے گاؤں کی ساری عورتوں کی چودھری صاحب کی حویلی میں بلا کر ان کی کلائیاں چیک کی ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ میں نے اس کی کلائیوں کا بغور معائنہ کرتے ہوئے گمبھیر انداز میں کہا، ماسی، تمہیں بالکل ٹھیک بتایا گیا ہے، مجھے ایک ایسی عورت کی تلاش ہے جس کی کلائیوں پر تازہ زخم کے نشان ہوں۔ وہ عورت پچھلی رات ڈیرے پر چودھری رستم کے کمرے میں موجود تھی۔ پھر میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں نوری کو نامعلوم عورت کے ساتھ رستم کی دست درازی اور چوڑیوں کے ٹوٹنے کا قصہ سنا ڈالا۔ وہ بڑی توجہ اور دلچسپی سے میری بات سنتی رہی، پھر اپنی کلائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، تو آپ اس بات کی تصدیق کے لیے یہاں آئے ہیں کہ کہیں پچھلی رات ڈیرے پر چودھری کے ساتھ میں تو نہیں تھی؟ اس کے سوال میں خفگی پائی جاتی تھی۔
और मैं समझता हूँ कि वो अपने जज्बात के इजहार का हक रखती थी। मैंने इसकी तसल्ली और इत्मीनान की खातिर कहा, नूरी मासी, पुलिस की तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल से चलती है। ये सब मामूल की पूछताछ है। इस इलाके में 2 जीते जागते इंसानों को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया है। मुझे हर कीमत पर इनके कातिल या कातिलों तक रसाई हासिल करना है। ये चेकिंग इसी सिलसिले की कड़ी है। मैंने गांव की तमाम औरतों की कलाइयों का मुआयना किया है। इस हवाले से तुम्हें बुरा मनाने की जरूरत नहीं। तुम्हारी कलाइयों पर जख्मों के निशानात नहीं पाए गए। तुम मेरी तरफ से क्लियर हो। मुझे तो चूड़ियां पहने एक जमाना हो गया है। वो कमजोर मगर बेपरवाह लहजे में बोली। आप बताएं, गांव की किसी औरत की कलाइयों पर आपको जख्मों के निशान मिले हैं? कहीं भी नहीं ना? तेज बुखार के बायस नूरी की जो हालत हो रही थी, इसमें सवाल जवाब करते हुए मुझे एक हद तक शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। मैंने उसकी कलाइयों की चेकिंग के बाद ये फैसला कर लिया था कि उसके घर से निकल जाऊंगा, लेकिन उसके आखिरी जुमले ने मुझे चौंका दिया। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है नूरी। मुझे किसी भी औरत की कलाइयों पर ताज़ा जख्मों के निशान नहीं मिले, लेकिन तुमने इतने वसूख के साथ कैसे कहा है? मेरे दुरुस्त अंदाजे का एक सबब है थानेदार साहब, वो सोचती हुई नज़र से मुझे देखते हुए बोली। मैंने पूछा, कौन सा सबब? अगर पिछली रात वाकई डेरे पर चौधरी रुस्तम के साथ कोई औरत मौजूद थी और उसकी चूड़ियां भी टूटी थीं, तो फिर मेरे ख्याल में इस औरत का ताल्लुक फरीदपुर से नहीं हो सकता। मैंने अब तक इस मामले की जितनी तहकीक की थी, इससे मैं इसी नतीजे पर पहुंचा था। गोया नूरी मेरे इस अंदाजे की तस्दीक कर रही थी। मगर कैसे? मैं इससे पूछे बिना न रह सका। नूरी, तुम्हारे ख्याल में इस औरत का ताल्लुक किसी और इलाके से है? जी, मेरा यही ख्याल है, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। इस ख्याल की कोई माकूल वजह तो होगी? जी, उसने एक बार फिर अपने सर को असबाती जुम्बिश दी और बोली, मैंने कल दिन में 2 अजनबी औरतों को कादू से बातें करते देखा था। नूरी की बात सुनकर मेरे जहन को एक झटका सा लगा। मैंने इज़्तिरारी लहजे में इस्तफसार किया, तुमने इन 2 औरतों को कहाँ देखा था? डेरे के नज़दीकी नहर के किनारे, उसने जवाब दिया। ओह! मैंने खोजती हुई नज़र से नूरी को देखा और पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इन लोगों के बीच किस नौइयत की बातचीत हो रही थी? नहीं जनाब, मैं इतने फासले पर थी कि इनकी बातें नहीं सुन सकी, वो माजरत खाना अंदाज में बोली। वो दोनों औरतें मेरे लिए अजनबी थीं, इनका ताल्लुक फरीदपुर से नहीं था। मैं इन पर एक निगाह डालकर आगे बढ़ गई थी। नूरी के इंकिशाफ ने मेरी मन में हलचल मचा दी। इसकी फराहम करदा मालूमात मेरी नज़र में गिरा कदर अहमियत की हामिल थीं। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए माजरत खाना अंदाज में कहा, नूरी, मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि तुम बुखार में फूंक रही हो और मैं तुमसे सवाल पर सवाल किए जा रहा हूँ। तुम मेरी मजबूरी को समझ सकती हो। ये कोई चोरी डकैती या रहसनी का मामूली सा वाकया नहीं। मैं इस वक्त दोहरे कत्ल के एक संगीन सानहे की तफ्तीश कर रहा हूँ। तुम्हारा ताउन मुझे कादू और रुस्तम के कत्ल का मुअम्मा हल करने में बहुत मदद दे सकता है। मैं आपकी जिम्मेदारी को समझ रही हूँ थानेदार साहब, वो गहरी संजीदगी से बोली। पूछें, आपको क्या पूछना है? ये तो तय हो गया कि कल तुमने जिन 2 औरतों को कादू के साथ देखा था, वो फरीदपुर की वसनीक नहीं हैं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। बस तुम मुझे इन औरतों के हुलियों के बारे में तफसील से बता दो, ताकि इन्हें तलाश करने में मुझे आसानी हो जाए। तुमने इन लोगों की बातचीत नहीं सुनी, मगर इन औरतों की शक्लें तो गौर से देखी होंगी? जी, देखी थी, और चूंकि वो दोनों मेरे लिए अजनबी थी, इसलिए कुछ ज्यादा ही गौर से देखी थी, नूरी ने जवाब दिया और बताने लगी। इनमें से एक औरत अधेड़ उम्र थी और उसकी रंगत गंदुमी थी, जबकि दूसरी एक खूबसूरत गोरी चिट्टी जवान लड़की थी। लड़की का कद मुनासिब से निकलता हुआ था, इसे दराज कामत कहा जा सकता था, और वो दुबली पतली थी। मगर इसकी साथी अधेड़ उम्र औरत पस्ता कामत और मुंह से ज्यादा मोटी थी। इसकी लंबाई चौड़ाई में ज्यादा फर्क नहीं था। वो एक बड़े साइज का फुटबॉल नजर आती थी। मैं इससे ज्यादा तफसील आपको नहीं बता सकती। इनके बारे में मेरे जहन में जो कुछ था वो मैंने आपको बता दिया है। ये भी काफी है नूरी, मैंने तशक्कुर आमेज अंदाज में कहा। तुमने इन औरतों के हुलियों और कदो कामत को बड़ी वजाहत के साथ मेरे जहन में नक्श कर दिया। मैं सरकारी आर्टिस्ट से इनके खाके बनवाकर इन्हें तलाश करने की कोशिश करूंगा। तुमसे बस मेरा आखिरी सवाल है। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली और फिर इससे पूछा, नूरी, इन अजनबी औरतों ने किस किस्म के लिबास पहन रखे थे?
गोरी चिट्टी दराज कर लड़की ने गर्म फूलदार कमीज के साथ काली शलवार पहन रखी थी, नूरी ने बताया। अलावा इसने काले ही रंग की गर्म शाल भी ओढ़ रखी थी, जबकि इसकी साथी अधेड़ उम्र ने गहरे भूरे रंग की सलवार कमीज पहन रखी थी। इस मोटी औरत ने लिबास के ऊपर नीले रंग का ऊनी सूटर भी पहना हुआ था और इसके सर पर सफेद दुपट्टा था। बस ठीक है, मैं उठकर खड़ा हो गया। तुम्हारी बताई हुई तफसील से काम चल जाएगा, मैंने कहा। नूरी, पुलिस से इस ताउन के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक जल्द से जल्द तुम्हें इस बुखार से निजात दिलाए। आमीन, वो धीरे से बोली। मैं इसके घर से निकल आया। फरीदपुर में मेरा काम एक लिहाज से खत्म हो गया था। अब मुझे पहली फुर्सत में उन 2 अजनबी औरतों का सुराग लगाना था। अगर वो दोनों या इनमें से कोई एक भी मेरे हत्थे चढ़ जाती तो मैं बआसानी कादू और रुस्तम के कत्ल के राज से पर्दा उठा सकता था। जब मैं थाने सदर पहुंचा तो मगरिब की अजान हो रही थी। मैं पिछले 18-20 घंटे से मुसलसल मसरूफ कार था। ये ठीक है कि इस दौरान में पेट पूजा करने का थोड़ा बहुत आसरा हो गया था, लेकिन आराम करने का जरा सा भी मौका नहीं मिल सका था। मैं थककर चकनाचूर हो चुका था, लिहाजा थाना पहुंचते ही जरूरी इंदिराज के बाद मैंने अपने क्वार्टर का रुख किया। जैसा कि मैंने इब्तिदा में आपको बताया था कि वो मौसम सरमा के दिन थे और दिसंबर का महीना अपना निस्फ सफ़र तय कर चुका था। मैं दिसंबर की तारीखों के बारे में वसूख से कुछ नहीं कह सकता। चुनाचे वाक़यात को तरतीब में रखने के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि मेरे मुखबिर रियासत अली ने 15 दिसंबर को शौका डंकर चोर के बारे में मुझे इतला दी थी कि आइंदा रात वो नहर के रास्ते चोरी शुदा मवेशियों की एक कसीर तादाद गुजरानवाला की मवेशी मंडी पहुंचाने वाला है। 16 दिसंबर की रात में और हवलदार नबी बख्श नहर के किनारे झाड़ियों के झुंड में मोर्चा संभाल कर शौके का इंतजार करने लगे थे। शौका माली मसरूका यानी 30 भैंसों और 12 गाय के साथ हमारे हाथ लगा। अलावा इसी हमने सुस्त रवि से रवा दवा नहर में से कादू की गर्दन टूटी हुई लाश भी निकाली। आइंदा रोज यानी 17 दिसंबर को मैं तफ्तीश की गर्ज से फरीदपुर रवाना हुआ और शाम को वापस आ गया। अगली सुबह यानी 18 दिसंबर को मैंने सरकारी फोटोग्राफर और एक आर्टिस्ट को थाने बुला लिया। मज़कूरा आर्टिस्ट पेन वर्क में यदे तूला रखता था। मैं इससे पहले भी कई बार इससे मदद ले चुका था। इसके बनाए हुए खाके असल शख्सियत से बहुत करीब होते थे। इस आर्टिस्ट का नाम नसीर अली था। मैंने नूरी से हासिल होने वाले अजनबी औरतों के हुलियों और कदोकामत की तफसीलात नसीर और आफ्ताब को बताने के बाद कहा, नसीर, तुम इन दोनों औरतों के खाके तैयार करोगे। मैंने अपना रूए सुखन सरकारी फोटोग्राफर की जानिब मोड़ते हुए इजाफा किया, और आफ्ताब, तुम नसीर के बनाए हुए तस्वीरी खाकों के दर्जन भर प्रिंट तैयार करोगे। तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो ना? वो बैक ज़बान होकर बोले, जी मलिक साहब, हम अच्छी तरह समझ गए हैं। आप हमसे क्या चाहते हैं? आज का सूरज गुरूब होने से पहले पहले मुझे रिजल्ट चाहिए। मैंने ताकीदी नज़र से बारी बारी दोनों की तरफ देखा। आप बेफिक्र हो जाएं मलिक साहब, नसीर ने कहा। आफ्ताब बोला, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। मैंने इन्हें रुखसत कर दिया तो एक कांस्टेबल ने मेरे पास आकर बताया, मलिक साहब, शौका आपसे कोई बात करना चाहता है। तुम लोगों ने इन तीनों की खातिर तवाज़ो में कोई कमी तो नहीं छोड़ी? मैंने मायना ख़ैज़ नज़र से कांस्टेबल की तरफ देखा, जिसकी शौका मुझसे शिकायत करना चाहता है। नहीं जनाब, हमने हर तरह से शौका और उसके साथियों का ख्याल रखा हुआ है। वो मेरी बात की तह में उतरते हुए बातचीत फैलाकर बोला, लेकिन लगता है कि हमारी मेहमान नवाजी इसे पसंद नहीं आ रही। वो आपसे बात करके यहाँ से रुखसत होना चाहता है। यहाँ से रुखसत होकर तो वो सीधा जेल जाएगा। मैंने हतमी लहजे में कहा, अलबत्ता इससे बात करने में कोई हर्ज नहीं है, इसे यहाँ लेकर आओ। 5 मिनट के बाद शौका मेरे सामने हाजिर था। इसकी हालत से जाहिर होता था कि हवालात में बाकायदगी के साथ इसकी खातिर मदारात हो रही थी। मैंने जब इससे पूछा कि वो मुझसे क्या बात करना चाहता है तो उसने रोनी धोनी कहानी सुनाकर मुझसे माफ़ी की दरख्वास्त की। थानेदार साहब, मैं वादा करता हूँ कि मवेशियों की चोरी वाला पेशा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और ये तमाम जानवर भी उनके मालकान तक पहुँचा दूंगा। बस आप मुझे माफ़ करके यहाँ से जाने दें। ये मज़मूम धंधा तर्क करने में तुम किस हद तक रासिक हो, इसकी नीयत तो सिर्फ अल्लाह जानता है, या तुम जानते हो? मैंने साहब को इसे काम लेते हुए कहा, या फिर मुस्तकबिल करीब में तुम्हारे किरदार को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तुम अपनी ज़बान के कितने धनी हो। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सच कर दिखाऊंगा।
वो बड़े एतमाद से बोला, मगर मैं तुम्हारी बात का यकीन करके तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैंने दो टोक अंदाज में कहा। आप मुझे छोड़ तो नहीं सकते, फिर हवालात में रहते हुए मुझे काम करने दें। वो मिन्नतरेज लहजे में बोला, मैं साबित कर दूंगा कि मैं झूठा नहीं हूँ। मैंने उलझन ज़दा नज़र से उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम हवालात में बैठकर क्या करने का इरादा रखते हो? मैंने ये 42 डंगर कुर्बो जवार के गांव देहात से चोरी किए हैं। वो अपने मंसूबे की वजाहत करते हुए बोला, मैं आपकी कैद में रहकर इन मवेशियों के असल मालकान तक इन्हें पहुंचा सकता हूँ। क्या तुम किसी किस्म का जादू जानते हो? मैंने घूरकर उसकी तरफ देखा। या फिर मुझे बेवकूफ़ समझते हो? ऐसी कोई बात नहीं है थानेदार साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। मैं और मेरे ये दोनों दोस्त इलियास और अफजल अच्छी तरह जानते हैं कि हमने कौन सा डंगर कहाँ से चुराया है। और तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैंने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही गुस्सीले अंदाज में कहा कि मैं तुम्हें हवालात में बंद रखकर तुम्हारे दोनों साथियों को चोरी के जानवरों समेत यहाँ से जाने दूं? ये लोग इन मवेशियों को उनके मालकान तक पहुंचाकर वापस आएंगे और मुझे रिपोर्ट देंगे कि थानेदार साहब, हमने सबके जानवर वापस कर दिए। अब आप हमारे सरगुना को छोड़ दें ताकि हम शरीफाना जिंदगी का आगाज कर सकें। तुम्हारे ज़हन में यही मंसूबा है ना? नहीं थानेदार साहब, वो नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला, मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात तो सुने। ठीक है, सुनाओ, मैंने करख्त लहजे में कहा और टटोलने वाली नज़र से उसे तकने लगा। आप मेरे किसी एक साथी को अपने अमले के किसी होशियार बंदे के साथ यहाँ से जाने की इजाज़त दे दें। वो अपनी तजवीज़ की वजाहत करते हुए बोला, मेरा बंदा आपके आदमी की निगरानी में एक एक मवेशी के मालिक को जाकर बताएगा कि उसका जानवर थाने में है। वो जाकर वहाँ से वसूल कर ले। इस तरह हर शख्स यहाँ आकर अपना जानवर ले जाएगा, यानी तमाम मवेशी अपने असल मालकान तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद तो मैं आपसे अपनी खताएं माफ़ कराने का हक रखता हूँ ना? बताएं थानेदार साहब। इसकी पेशकश से नेक नियति की बू आती थी। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, शौका, आज तो मैं किसी और मामले में उलझा हुआ हूँ और ये दिन बेहद मसरूफ गुजरेगा। तुम्हारी तजवीज़ में दम है, मैं कल इस सिलसिले में तुमसे बात करूँगा। वो हद से ज़्यादा मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने इसे वापस हवालात में भेज दिया और हवलदार नबी बख्श को अपने पास बुलाकर हिदायत कर दी कि शौका और उसके दोनों साथियों को दाल रोटी पर टरखाएं। इनकी ज़्यादा खातिरें करने की ज़रूरत नहीं है। जो हुक्म मलिक साहब, वो मायना खेज अंदाज में बोला, मैंने शौके से अपना कर्ज बमेत सूद वसूल कर लिया है। तुम कौन से कर्ज की बात कर रहे हो नबी बख्श? मैंने चौंक कर हवलदार की तरफ देखा। क्या तुमने पहले से इसे कोई रकम दे रखी है? नहीं मलिक साहब, ऐसी कोई बात नहीं, वो जुमाइनी अंदाज इख्तियार करते हुए बोला, ये रकम का नहीं, कोई दूसरा हिसाब किताब है। इस कमबख्त के इंतज़ार में इस बर्फीली रात मेरा एक एक जोड़ अकड़ कर रह गया था। मैंने शौके के एक एक जोड़ पर अपने हाथ पाँव की तबाह आजमाई करके दिल की भड़ास निकाल ली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कादू की पोस्टमार्टम शुदा लाश अस्पताल से यहाँ पहुँचेगी तो मैं इसे भी थोड़ी देर के लिए तुम्हारे हवाले कर दूँ? मैंने तंजिया लहजे में कहा, इस रात कादू की लाश को नहर से निकालते वक्त भी तुम्हें बेपनाह सर्दी लगी थी और तुम्हारा आधे से ज्यादा लिबास भी भीग गया था। कादू की लाश थे, हिसाब चुकता करने के लिए भी तुम्हारे मन में बहुत से अरमान मचल रहे होंगे, है ना? मेरी इस गहरी चोट पर वो शर्मिंदा होकर रह गया। दोपहर के बाद भोला पहलवान मुझसे मिलने थाने चला आया। उसका असल नाम सिद्दीक था, मगर वो भोला पहलवान के नाम से मशहूर था। कुछ लोग इसे काला भोला या काला पहलवान भी कहते थे और इससे मुलाकात के बाद मुझे उसका टाइटल का सबब भी मालूम हो गया। वो एक सेहतमंद गबरू जवान था, जैसा कि अमूमन शहज़ोर हुआ करते हैं, मगर उसकी रंगत स्याह थी। भोला बहुत ही सादा मिजाज इंसान था। चौधरी सिकंदर ने उसके बारे में मुझे जो कुछ बताया वो मिनोअन दुरुस्त था। मैं लगभग आधे घंटे तक घुमा फिरा कर भोला से मुख्तलिफ नौइयत के सवालात करता रहा। इस दौरान में फ़न पहलवानी और मुख्तलिफ दावपेच भी ज़ेर बहस आए। जब मुझे यकीन हो गया कि भोला किसी भी तौर पर कादू के कत्ल में मुलविस नहीं और न ही रुस्तम की मौत में उसका हाथ है, तो मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। ताहम इस पर नफसियाती दबाव रखने की गर्ज से मैंने कहा, भोला, इस वक्त तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन जब भी बुलाऊं तुम्हें थाने आना होगा और इस दौरान में तुम थाने में पेशगी इतला दिए बगैर फरीदपुर से बाहर कहीं नहीं जाओगे। ठीक है थानेदार साहब, वो अपनी गर्दन को फर्मा बरदाराना जुम्बिश देते हुए बोला, आप जैसे कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा।
कादू की लाश तो नहर के पानी में बहती हुई यहाँ तक पहुंची थी। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए तीखे अंदाज में कहा, इसकी गर्दन पर से कातिल की उंगलियों के निशानात धुल-धुला गए थे। लेकिन जो रेंज पाना टेस्ट के लिए लेबोरेटरी गया हुआ है, उसके दस्ते पर कातिल की उंगलियों के निशानात मौजूद हैं। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? जी थानेदार साहब, मैं समझ रहा हूँ, वो बड़े एतमाद के साथ बोला। मुझे यकीन है कि इस रेंज के दस्ते पर आपको मेरी उंगलियों के निशानात नहीं मिलेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं भी नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में फंसो। तुम एक अच्छे इंसान हो, और इससे बढ़कर ये कि तुम फरीदपुर की आबरू हो। वहाँ के वसनीकों को तुम पर बड़ा मान है। आप फिक्र ही न करें थानेदार साहब, वो मोतदिल अंदाज में बोला। मैं फरीदपुर की आबरू पर कभी कोई हरफ नहीं आने दूंगा, और वहाँ के वसनीकों का मान भी सदा कायम व दायम रहेगा। शाबाश, मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम जैसा कह रहे हो वैसा करके भी दिखाओगे। उसने मेरी हिदायत पर अमल करने का वादा किया और रुखसत हो गया। उंगलियों के निशानात वाली बात मैंने इस पर दबाव रखने के लिए कही थी, वरना जैसा कि मैंने पहले बताया, उस जमाने में फिंगरप्रिंट्स उठाने का रिवाज आम नहीं हुआ था। बाज़ औक़ात हालात के तकाज़ों के मुताबिक मामलात को निपटाने के लिए हमें थोड़ी बहुत गलत बयानी से भी काम लेना पड़ जाता है। दोपहर में दोनों पोस्टमार्टम शुदा लाशें अस्पताल से पहुंचा दी गईं। पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट ने मेरे तमाम तर अंदाजों की तस्दीक कर दी थी। कादू की मौत गर्दन कमर का टूटने ही से वाक़ई हुई थी, और उसकी फौरी मौत का वक्त 16 दिसंबर की रात 10 और 12 बजे के दरमियान बताया गया था। दूसरे मकतूल यानी चौधरी रुस्तम की मौत का भी यही वक्त बताया गया था। यानी इन दोनों मालिक और मुलाजिम को यके बाद दीगरे हलाक किया गया था। ये बताना मुश्किल था कि इनमें से पहले किसकी मौत वाक़ई हुई थी और किसकी बाद में। बहरहाल इन दोनों को वक़्वा की रात 10 और 12 के बीच मौत के घाट उतारा गया था। जैसा कि मैंने नहर के पानी की रफ्तार के हिसाब से अंदाज़ा लगाया था कि कादू को लगभग रात 10:30 बजे हलाक किया गया होगा, और उसका यही मतलब था कि वो दोनों 10 और 11 बजे के दरमियान इस दुनिया से रुखसत हुए थे। केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट के मुताबिक बवक्त रुखसत रुस्तम शराब के नशे में धुत था। इसके मैदे से भी मेनोशी के बड़े वाज़ेह सबूत मिले थे। नशे ही की हालत में अकब से उसकी खोपड़ी पर बाहरी आहनी रेंज पाने से वार करके उसे मौत की नींद सुला दिया गया था। हालांकि कत्ल यानी रेंज के सर पर जो खून लगा मिला था वो रुस्तम के खून से मैच कर गया था, और इसी खून के अंदर चिपके हुए बालों का जब रुस्तम के बालों से मवाजना किया गया तो ये बात पाए सबूत को पहुंच गई कि वो रुस्तम ही के बाल थे। मैंने ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के बाद दोनों मकतूलीन की लाशों को राशिद, मिन्हास और अपने अमले के एक शख्स की निगरानी में शाम से पहले मौजा फरीदपुर रवाना कर दिया। राशिद और मिन्हास आज दोपहर के बाद एक टांगे पर सवार होकर थाने आए थे। इनकी आमद का मकसद लाशों की वसूली ही था। पोस्टमार्टम और लेबोरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट ने अगरचे मेरे अंदाजों की तस्दीक कर दी थी, ताहम तफ्तीश की गाड़ी बयाबां इलाके में एक वीरान स्टेशन पर पहुंचकर रुक गई थी, और मैं सोच रहा था कि इस गाड़ी को आगे किस सिमत ले जाऊं। मैं इस तफ्तीशी गाड़ी का ड्राइवर था, इसलिए तमाम तर सोच विचार मुझे ही करना थी। नूरी मासी की फराहम करदा मालूमात में मेरे लिए रोशनी की एक किरण मौजूद थी। अगरचे वो तेज़ बुखार की लपेट में थी, ताहम इससे होने वाली मुलाकात लाहासिल नहीं रही थी। बल्कि अगर ये कहा जाए कि अभी तक मेरी तफ्तीश का हासिल ये मुलाकात ही थी तो बेजा न होगा। नूरी मासी ने 16 दिसंबर की दोपहर में दो औरतों को नहर के किनारे डेरे के नज़दीक कादू के साथ बातें करते देखा था, और इसी रात ये दोनों अफराद मौत के घाट उतार दिए गए थे। और चौधरी रुस्तम के कमरे में भी किसी औरत की मौजूदगी के नाकाबिल तरदीद सबूत मिले थे। यह भी साबित शुदा था कि वक़्वे की रात रुस्तम के कमरे में पाई जाने वाली औरत का ताल्लुक फरीदपुर से नहीं था। घूम फिर कर मामला इन्हीं दो अजनबी औरतों पर आकर ठहर जाता था, जिनमें एक पस्ता कामत और हद से ज़्यादा मोटी थी, जबकि दूसरी दराज कद, गोरी चिट्टी और दुबली पतली थी। मैंने अपने लोगों से इन दोनों औरतों के दर्जन भर खाके तैयार करवा लिए थे, जिनकी मदद से मुझे इन दोनों औरतों को तलाश करना था। अगर वो दोनों या इनमें से कोई एक भी मेरे हत्थे चढ़ जाती तो दोहरे कत्ल की इस वारदात का मुअम्मा हल हो सकता था। ये बात तो तय हो गई थी कि इनका फरीदपुर से कोई ताल्लुक नहीं था। इसका एक ही मतलब था कि वो किसी और इलाके से वहां पहुंची थीं। एक सवाल ये भी था कि अगर वो मकतूल कादू के साथ बातें कर रही थीं तो क्या कादू इन्हें जानता था? इस सवाल का सबसे मुनासिब जवाब तो कादू ही दे सकता था।
लेकिन वो हमेशा के लिए सवाल और जवाब की पहुंच से निकल चुका था, लिहाजा ये जवाब भी मुझे ही तलाश करना था। आइंदा रोज की मंसूबाबंदी करते हुए मैं थाने से उठकर अपने क्वार्टर में चला गया। 19 दिसंबर की सुबह मेरे मज़कूरा दोनों नामालूम औरतों के खाकों को अपने बंदों के हवाले करके इन्हें तलाश की मुहिम पर रवाना कर दिया। अगर वो फरीदपुर की रहने वाली नहीं थी तो एक इम्कान ये भी था कि इर्द गिर्द के किसी गांव से इनका ताल्लुक होगा, और ये भी हो सकता था कि वो किसी और ज़िले से आई हों। इस पॉइंट को जहन में रखते हुए मैंने अपने एहलकारों को खुसूसी हिदायत दी थी कि वो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और टांगा स्टैंड वगैरह को ख़ास तौर पर चेक करें। अगर इनका ताल्लुक किसी और इलाके या किसी और शहर से था तो इन मकामात पर लाजमी किसी ने इन्हें देखा होगा। मेरी इख्तियार की हुई हिकमत अमली कारगर साबित हुई। दोपहर से पहले कांस्टेबल ने आकर मुझे बताया, मलिक साहब, इन औरतों का मसला तो हल हो गया। मज़कूरा कांस्टेबल का नाम रफ़ीक था और वो ऐसे इत्मीनान भरे अंदाज में ये इत्तला दे रहा था जैसे वो नामालूम औरतों को कहीं से पकड़ कर ले आया हो। मैंने गहरी संजीदगी से इस्तफसार किया, कहाँ हैं वो दोनों? जज जी, वो मेरे सवाल पर गड़बड़ा कर रह गया। रफ़ीक, मैं तुमसे इन औरतों के बारे में पूछ रहा हूँ जिनका मसला तुमने हल कर लिया है। मैंने तेज़ नज़र से उसकी तरफ देखा। जनाब, मेरा मतलब था कि इनके बारे में पता चला है, वो वजाहत करते हुए बोला। इन्हें रेलवे स्टेशन पर देखा गया है। किसने देखा है? मैं सीधा होकर बैठ गया। और तफसीलात क्या हैं? मलिक साहब, स्टेशन मास्टर ने इन्हें 14 दिसंबर को वहाँ प्लेटफॉर्म पर देखा था, रफ़ीक ने बताया। फिर? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। फिर कुछ भी नहीं जनाब, वो अजीब से लहजे में बोला। फिर वो दोनों कहीं चली गई थीं। किसी को नहीं मालूम वो कहाँ गईं। मुझे ये अंदाज़ा लगाने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि कांस्टेबल रफ़ीक से मज़ीद सवाल जवाब में वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ था, लिहाजा मैं फिलफौर रेलवे स्टेशन की जानिब रवाना हो गया। मेरे थाने से रेलवे स्टेशन कमोबेश आधे मील के फासले पर वाक़ था। मुझे वहाँ पहुँचने में चंद मिनट लगे होंगे। मैं चाहता तो किसी सीनियर एहलकार को स्टेशन मास्टर से मालूमात हासिल करने भेज सकता था, लेकिन मैंने खुद ही ये मुहिम सर करने का फैसला किया। पिछले 2 रोज़ से इस केस ने मेरे जहन को बहुत मुंतशिर कर रखा था। स्टेशन मास्टर बड़े इत्तेफाक से मिला और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय का ऑर्डर दिया। इस वक्त किसी ट्रेन की आमद का वक्त नहीं था, लिहाजा इसके पास बातचीत के लिए मोहलत थी। हम बआसानी इस संगीन मामले पर गुफ्तगू कर सकते थे। जब मैंने स्टेशन मास्टर को अपनी गर्ज़ व क़ायद के बारे में बताया तो वो खुश अखलाक़ी से बोला, मलिक साहब, मैं इन दोनों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, ताहम मुझे जितना मालूम है अगर वो आपके काम आ सकता है तो मुझे खुशी होगी। वैसे इतना बता दूं कि इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं था। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने उलझन ज़दा नज़र से स्टेशन मास्टर की तरफ देखा। अगर इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं था तो फिर वो एक साथ क्यों थी? वो लड़की गलती से इस स्टेशन पर उतर गई थी, स्टेशन मास्टर ने बताया। वो परेशान थी। इस दौरान में ये मोटी औरत उसे मिल गई। इसने स्केच की जानिब इशारा किया। वो दोनों प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर बैठकर बातें करने लगीं। इसके बाद उठकर कहीं चली गईं। हो सकता है ये मोटी औरत इस लड़की को की कोई जानने वाली हो, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, और वो लड़की को अपने साथ ले गई हो। हाँ, ऐसा हो सकता है, उसने गोलमोल बात की। अगरचे स्टेशन मास्टर ने मेरी बात की तायीद की थी, लेकिन ऐसा हो सकता है इससे मेरा काम नहीं चल सकता था। मुझे इन दोनों नामालूम औरतों का सुराग लगाना था, और ये इसी वक्त मुमकिन था जब मुझे इनके बारे में मालूमात हासिल होती। मैंने स्टेशन मास्टर से पूछा, आपने बताया कि वो लड़की गलती से इस स्टेशन पर उतर गई थी। क्या आपने इससे पूछा था कि वो कहाँ से आ रही थी और इसे जाना कहाँ था? जिस गाड़ी में से वो उतरी थी वो रावलपिंडी से लाहौर की सिमत जा रही थी, स्टेशन मास्टर वजाहत करते हुए बोला। मेरी डायरेक्ट इस लड़की से बात नहीं हुई, इसलिए मैं उसके सफ़र के आगाज़ और उसकी मंजिल के बारे में आपको ठीक से नहीं बता सकता। मुझे अपने अमले की ज़बानी पता चला था कि वो गलती से इस स्टेशन पर उतर गई थी, फिर इसे वो मोटी औरत मिल गई। वो दोनों थोड़ी देर तक प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठकर बात करती रहीं, फिर यहाँ से रुखसत हो गईं। इस बात का तो आपको यकीन है ना कि वो आपके स्टेशन से किसी ट्रेन पर सवार नहीं हुई थी? मैंने हिफ्ज़े माते कदम के तौर पर पूछ लिया। नहीं मलिक साहब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मुझे यही बताया गया है कि वो थोड़ी देर गुफ्तगू करने के बाद स्टेशन की बिल्डिंग से बाहर निकल गई थीं। मैंने स्टेशन मास्टर के ताउन और चाय का शुक्रिया अदा किया और उसके कमरे से निकल आया।
स्टेशन मास्टर से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में मैंने प्लेटफॉर्म पर घूम फिर कर अपने तौर पर बाज़ लोगों से पूछताछ की भी, जो कि काफ़ी मुफीद साबित हुई। एक कुली ने मुझे बताया कि स्टेशन से निकलकर वो दोनों औरतें टांगा स्टैंड की जानिब गई थीं। ये जिन दिनों का वाकया है, इस ज़माने में आज की तरह टांगा स्टैंड पर टांगों का मेला नहीं लगा रहता था। टांगों की महदूद तादाद हुआ करती थी, जो अपने काम के लिहाज से मुसाफिरों को रेलवे स्टेशन, लॉरी अड्डा और शहर के दूसरे हिस्सों से गिरदोनवा के गांव देहात तक पहुंचाया करते थे। इस वक्त स्टैंड पर सिर्फ एक टांगा सवारियों के इंतजार में खड़ा था। स्टेशन की इमारत से निकलकर मैंने टांगा स्टैंड का रुख किया। मैं इस वक्त सरकारी वर्दी में था। टांगा स्टैंड पर चाय सिगरेट के खोखे वाले और फल फरोश मुझे देखते ही अलर्ट हो गए। मैंने इनके सलाम का जवाब देते हुए खाली टांगे की जानिब कदम बढ़ा दिए। कोचवान ने मुझे अपनी तरफ आते देखा तो बाअदब बामुलाहिजा होशियार होकर खड़ा हो गया। मैं उसके नज़दीक पहुंचा तो वो बड़े एहतराम से बोला, सरकार, हुक्म करें, आपको कहाँ ले चलूं? मैंने अपना घोड़ा स्टेशन की इमारत की एक दीवार के साथ बांध रखा था और चहलकदमी करते हुए टांगा स्टैंड की सिमत बढ़ा था। मैंने कोचवान की पेशकश के जवाब में कहा, चाचा, तुम्हारा नाम क्या है? करामत अली, उसने बताया। करामत की उम्र 60 के करीब थी। मैंने उसके बिल्कुल करीब पहुंचकर कहा, चाचा, फिलहाल तो मैं तुमसे चंद बातें करने आया हूँ। अगर मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ तो फिर कहीं जाने के बारे में भी सोचा जा सकता है। जी ज़रूर ज़रूर, मैं हाजिर हूँ, वो फर्माबरदारी से बोला। आप पूछे जी। मैं उसे उसके टांगे में लेकर बैठ गया और इन नामालूम औरतों के खाके का प्रिंट इसे दिखाते हुए कहा, मुझे इन दोनों की तलाश है। यहाँ से 4-5 दिन पहले लगभग इसी वक्त स्टेशन से निकलकर टांगा स्टैंड की तरफ आई थीं। फिर तुम्हारे टांगे पर सवार होकर कहीं चली गई थीं। बताओ, तुमने उन्हें कहाँ पहुँचाया था? बात खत्म करते ही मैंने अपनी निगाह करामत अली के चेहरे पर गाड़ दी। आखिरी जुमला मैंने कोचवान को चक्कर देने के लिए बोला था, ताकि अगर वो इन्हें जानता हो या 14 दिसंबर को अगर उसने इन दोनों को कहीं देखा हो तो उसके चेहरे पर नमूदार होने वाले तासुरात से कोई नतीजा अखज़ कर सकूं। आपकी बात एक हद तक दुरुस्त है थानेदार साहब, वो मोतदिल अंदाज में बोला। मैंने 14 तारीख को लगभग इसी वक्त इन्हें यहाँ देखा था, लेकिन ये मेरे टांगे में नहीं बैठी थी। मैंने इस्तिरारी लहजे में इस्तफसार किया, तो फिर किसके टांगे पर सवार हुई थी? गुलाम अब्बास के टांगे पर, उसने बड़ी रसान से जवाब दिया। इन्हें छच्छर वाली जाना था और मैं इस तरफ जाता नहीं। मैंने अपना रूट जीटी रोड की राह पर ही रखा हुआ है। तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि गुलाम अब्बास वाली के रोड पर चलता है? मैंने तस्दीक तलब नज़र से उसकी तरफ देखा। जी बिल्कुल, वो दो टोक अंदाज में बोला। गुलाम अब्बास छच्छरवाली ही का रहने वाला है, इसलिए वो छच्छरवाली और गुजरानवाला शहर के बीच टांगा चलाता है। करामत अली ने मुझे गिरा कद्र मालूमात बहम पहुँचाई थी। इन दोनों नामालूम औरतों के हवाले से अब मैं बिल्कुल ही लाइल्म नहीं रहा था। मैंने कोचवान की आंखों में देखते हुए पूछा, इस वक्त गुलाम अब्बास कहाँ मिलेगा? वो अभी थोड़ी देर पहले ही तो टांगा लेकर स्टैंड से निकला है, करामत अली ने बताया। इस वक्त वो छच्छरवाली के आधे रास्ते में होगा। क्या गुलाम अब्बास कोई और फेरा उठाने रेलवे स्टेशन की तरफ आएगा? मैंने एक निहायती अहम सवाल किया। मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता जनाब, वो हिचकिचाहट आमेज अंदाज में बोला। हो सकता है कि आ जाए और यह भी मुमकिन है कि टांगा खड़ा करके अपने घर चला जाए। करामत अली की बात में वजन था। मैंने कहा, ठीक है चाचा, आज का दिन तुम सरकार की ड्यूटी पर हो, तुम्हें अभी मेरे साथ छच्छरवाली जाना होगा। पहले हम यहाँ से थाने चलेंगे, वहाँ से मैं किसी को अपने साथ लूँगा, फिर हम छच्छरवाली की जानिब रवाना हो जाएंगे। करामत अली के पास इनकार की गुंजाइश नहीं थी। चंद लम्हात तक मुतज़ब्ज़ब रहने के बाद वो रज़ामंदाना लहजे में बोला, ठीक है सरकार, जो आपका हुक्म। मैंने उसके इत्मीनान की गज़ से वज़ाहत कर दी, चाचा, ये न समझना कि कार्य सरकार में तुम्हारा किसी किस्म का माली नुकसान हो जाएगा। मैं इन पुलिस वालों में से नहीं हूँ जो शहरियों की जेब से कुछ न कुछ निकलवाने के चक्कर में रहते हैं। तुम एक दिन में जितना कमा लेते हो, मैं वो रकम तुम्हें अपनी जेब खास में से दूंगा। तुम हमें छच्छरवाली गुलाम अब्बास के पास पहुँचाओगे और अगर वो हमें असल रास्ते में कहीं मिल गया तो इसी वक्त तुम्हारी छुट्टी। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी समझ गया, बॉस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। थोड़ी ही देर में हम थाने पहुंच गए। करामत अली ने यह सफ़र अपने टांगे में और मैंने अपने घोड़े पर तय किया था। करामत अली को मैंने इसलिए अपने साथ जोड़ लिया था कि ये मौके का गवाह था।
اس نے میری مطلوبہ عورتوں کو غلام عباس کی ٹانگے میں بیٹھ کر چھچھر والی جاتے دیکھا تھا، لہٰذا غلام عباس کرامت علی کی گواہی کو رد نہیں کر سکتا تھا۔ بڑی مشکل سے تو اس کیس کا ایک سرا میرے ہاتھ لگا تھا۔ میں اس موقع کو ہر صورت کیش کرنا چاہتا تھا، ورنہ چھچھر والی گاؤں میرے لیے نیا نہیں تھا اور نہ ہی میں وہاں تک رسائی کے راستے سے ناآشنا تھا۔ میں نے تھانے سے ASI یعقوب کو ساتھ لیا، پھر ہم دونوں کرامت علی کے ٹانگے میں بیٹھ کر چھچھر والی کی جانب روانہ ہو گئے۔ چھچھر والی بھی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، تاہم اس کا سائز فرید پور سے زیادہ تھا۔ یہ رقبے اور آبادی کے لحاظ سے نسبتاً ایک درمیانے درجے کا گاؤں تھا۔ کوچوان غلام عباس کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کرامت علی کا اندازہ درست تھا۔ غلام عباس نے ٹانگہ پہنچ کر چھچھر والی اپنا کھڑا کر دیا تھا ٹانگے کو۔ اب اس کا مزید دھندا کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ ایک تو پولیس کا نام ہی کافی ہوتا ہے، اوپر سے پولیس والے اگر یونیفارم میں ہوں تو ہر بندہ اور ہر در خود بخود کھلنے لگتا ہے۔ غلام عباس نے ہمیں لے جا کر یاسمین آنٹی کے گھر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جی، یاسمین اسی لہیم شہیم عورت کا نام تھا جسے غلام عباس نے 14 دسمبر کی دوپہر ریلوے اسٹیشن سے چھچھر والی پہنچایا تھا۔ غلام عباس کے مطابق یاسمین آنٹی کا تعلق چھچھر والی ہی سے تھا، تاہم اس روز یاسمین کے ساتھ جو گوری چٹی جوان لڑکی تھی وہ غلام عباس کے لیے نئی تھی۔ غلام عباس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ یاسمین ایک فیشنی عورت ہے اور وہ خود کو آنٹی کہلاتی ہے۔ اگر اسے کوئی چاچی یا ماسی کہہ دے تو وہ برا مان جاتی ہے۔ میں نے غلام عباس کا شکریہ ادا کر کے اسے فارغ کر دیا اور خود یاسمین آنٹی کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ گھر کے سامنے والے حصے میں مجھے ایک دکان نظر آئی جہاں پر ایک گنجا شخص بیٹھا پھل اور سبزی بیچ رہا تھا۔ گھر کا دروازہ اس دکان کے ساتھ ہی تھا۔ ہمیں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر گنجا شخص اپنی دکان سے باہر نکل آیا۔ میں اس کے نزدیک پہنچا تو اس نے اپنے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر مجھے اور ASI کو سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد گھر کے دروازے کی سمت انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا آنٹی یاسمین ادھر ہی رہتی ہے؟ جی جی، وہ بڑی سرعت سے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ میرا نام سردار حسین ہے اور میں یاسمین کا گھر والا ہوں۔ وہ جتنی مسکینیت سے اپنا تعارف کرا رہا تھا، اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے دباؤ میں ہے۔ میں نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا، سردار، تم آنٹی یاسمین کے گھر والے ہو تو اسے گھر سے باہر لے کر آؤ یا ہمیں اپنے گھر کے اندر کہیں بٹھاؤ، مجھے تمہاری بیوی سے بہت ضروری باتیں کرنا ہے۔ سب خیریت تو ہے نا جی؟ وہ تشویشناک انداز میں ہم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ گڑبڑ والی کوئی بات تو نہیں؟ اوئے نامعقولہ! ASI نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ پولیس خواہ ہی کسی کے دروازے پر نہیں آتی۔ تم اپنی بیوی کو باہر نکالتے ہو یا ہم دروازہ توڑ کر تمہارے گھر کے اندر داخل ہو جائیں؟ لگتا ہے اس کمینی نے پھر کوئی گڑبڑ کر دی ہے۔ سردار حسین نے بے حد پریشانی کے عالم میں خود کلامی کی۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے سردار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں اور یہ میرے ساتھ ASI یعقوب ہے۔ میں نے اپنے نائب کی جانب اشارہ کیا اور پوچھا، کیا تمہاری بیوی پہلے بھی گڑبڑ کرتی رہی ہے جو تم اس قدر گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہو؟ بس جی، وہ ایسی ہی ہے، اس نے گول مول سا جواب دیا۔ اسی لمحے گھر کے اندر سے ایک کرخت نسوانی آواز بلند ہوئی۔ اس آواز نے سردار حسین کو سہما دیا۔ وہ سردار ہی سے استفسار کر رہی تھی، اے سردار، تم کس سے بات کر رہے ہو؟ یہ کیا بات ہے؟ کیا دکانداری میں تمہارا دل نہیں لگتا؟ یہ تمہاری بیوی ہی ہے نا؟ میں نے سوالیہ نظر سے سردار حسین کی طرف دیکھا۔ آنٹی یاسمین؟ جی ہاں، وہی ہے، وہ جلدی سے بولا اور پھر قدرے جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، خود ہی باہر آ کر دیکھ لو کہ تم سے کون ملنے آیا ہے۔ مجھ سے ملنے؟ آنٹی یاسمین کی آواز میں حیرت شامل ہو گئی۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ آنٹی یاسمین ایک غصہ ور اور بدتمیز عورت تھی جس کی نظر میں شوہر کی حیثیت کسی زرخرید غلام سے زیادہ نہیں تھی۔ قبل اس کے کہ سردار حسین اس کے استفسار کے جواب میں گھگھیا کر کچھ کہتا، ایک جھٹکے سے گھر کا دروازہ کھل گیا۔ میں نے کھلے ہوئے دروازے میں جس عورت کو کھڑے دیکھا اس کی عمر 45 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ گندمی رنگت کی مالک ایک پستہ قامت اور موٹی عورت تھی۔ وہ نصیر علی کے بتائے ہوئے خاکے پر پوری اترتی تھی۔ یہی میری مطلوبہ عورت تھی۔ یاسمین نے بھڑکدار لباس پہن رکھا تھا، اس کے بال سلیقے سے گندھے ہوئے تھے اور آنکھوں میں کاجل کی دھار بھی کافی نمایاں تھی۔ اپنے چہرے مہرے سے ایک کرخت اور قرانٹ عورت دکھائی دیتی تھی، تیش اور پلک جھپکتے میں غصے میں آ جانے والی، لیکن پولیس پر نظر پڑتے ہی وہ یکایک حواس باختہ ہو گئی۔
यास्मीन ने मैकेनिकी अंदाज में दरवाजे को बंद करना चाहा, लेकिन मैं गाफिल नहीं था। मैंने दरवाजे के दोनों पट के दरमियान अपना पाँव फंसाकर इसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। इसके बावजूद भी वो जोर लगाकर मेरे बूट को कुचलने की कोशिश में मसरूफ रही। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम्हारा खेल खत्म हो गया आंटी यास्मीन। अब तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि जो मैं पूछूं उसका ठीक ठीक जवाब दो, वरना मैं तुम्हें गिरफ्तार करके अपने साथ थाने ले जाऊंगा। फिर वहां हवालात में बैठकर तुम आहनी जेवर के साथ जोर आजमाई करती रहना। मेरी धमकी काफी कारगर साबित हुई। दरवाजे पर इसने तबाह आजमाई को मौकूफ कर दिया। मेरे लहजे की खतरनाकी ने इसे बावर करा दिया था कि यहाँ धौंस और धांधली के मसाले से उसकी दाल नहीं गलने वाली। वो खासी सर्द और गर्म चुशीदा औरत दिखाई देती थी। बैक फुट पर जाते हुए उसने मुझसे पूछा, आप किस सिलसिले में यहाँ आए हैं? सिलसिला भी बता दूंगा, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए तीखे लहजे में कहा। अगर दरवाजे पर खड़े खड़े मैंने तुमसे पूछताछ शुरू कर दी तो पूरे छच्चर वाली को तुम्हारे करतूतों का पता चल जाएगा। क्या तुम्हारे घर के अंदर बैठने की कोई जगह नहीं है? आखिर मेरा कसूर क्या है? उसने नीम एहतजाजी लहजे में पूछा और घर का दरवाजा खोल दिया। मैं सरदार हुसैन की रहनुमाई में एएसआई के हमरा घर के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गया। हम सहन में बिछी चारपाइयों पर बैठने लगे तो यास्मीन आंटी ने अपने शौहर से कहा, तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, तुम बाहर जाकर बैठो और दुकान को संभालो। सरदार हुसैन इतना ज्यादा बीवी के रौब में था कि उसके हुक्म की बजावरी के लिए फौरन मुड़ गया। मैंने आवाज देकर उसे रोक लिया। सरदार, तुम भी इधर ही बैठो, मुझे तुमसे भी बहुत कुछ पूछना है। उसने रुककर सवालिया नजर से अपनी बीवी की तरफ देखा, जैसे इजाजत तलब कर रहा हो। मैंने डांट आमेज अंदाज में कहा, उधर क्या देख रहे हो? इस इलाके का थानेदार मैं हूँ या तुम्हारी बीवी? थानेदार तो इस इलाके के आप ही हैं माई बाप, वो मिन्नत रेज लहजे में बोला। फिर यास्मीन की तरफ इशारा करते हुए इजाफा किया, और ये घर की थानेदारनी है। फिलहाल तुम इस घर की थानेदारनी को भूल जाओ, क्योंकि इस वक्त वो खुद भी इलाके के थानेदार के सामने लाइन हाजिर है। मैंने उसके कानों के कीड़े झाड़ते हुए कहा, इधर वही होगा जो मैं चाहूंगा। वो अस्बात में गर्दन हिलाते हुए मेरे इशारे पर अपनी बीवी के पहलू में चारपाई पर बैठ गया। इनके सामने दूसरी चारपाई पर मैंने और एएसआई ने कब्जा जमा लिया। मैंने सरदार और यास्मीन को पहलू ब पहलू इसलिए बिठाया था ताकि अगर यास्मीन सरदार को कोई इशारा करे तो वो मेरे इल्म में आ जाए। यास्मीन ने एक मरतबा फिर कदरे खफकी आमेज अंदाज में पूछा, ये सब हो क्या रहा है? आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? चंद सवालों के सीधे और खरे जवाब। मैंने यास्मीन की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर तुमने ताउन किया तो मैं चुपचाप वापस चला जाऊंगा, बसूरत दीगत तुम्हें भी मेरे साथ थाने चलना होगा। मेरे हतमी अंदाज ने उसे मुश्किल में डाल दिया। चंद लम्हात तक तजब्जुब का शिकार रहने के बाद वो थूक निगलते हुए बोली, पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? मैंने पूछा कि वो लड़की कहाँ है। मैंने इस बेसाख्तगी के साथ ये सवाल किया था कि उसे सोचने समझने का मौका ही नहीं मिल सका। गैर इरादी तौर पर उसने उल्टा मुझसे इस्तफसार किया, कौन सी लड़की? मैं उस लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ, मैंने अपने लहजे की करख्तगी को बरकरार रखते हुए कहा, जो 4 रोज पहले रेलवे स्टेशन से तुम्हारे साथ एक टांगे पर सवार होकर छच्चर वाली पहुंची थी। कुछ याद आया? या मैं इस लड़की का फोटो भी दिखाऊं? फोटो? उसने उलझन ज़दा नजर से मेरी तरफ देखा। मैंने नसीर अली के तैयार करदा स्केच को आंटी यास्मीन के सामने रखा, फिर इस खाके में मौजूद लड़की पर उंगली रखते हुए कहा, ये लड़की। आंटी यास्मीन एक अच्छी अदाकारा भी थी। अपने और इस लड़की के स्केच को देखकर उसके चेहरे पर इत्मीनान भरे तासुरात नमूदार हुए। फिर वो संभले हुए लहजे में बोली, अच्छा तो आप फरजाना की बात कर रहे हैं। मुझे शक हुआ कि वो मुझे चक्कर देने की कोशिश कर रही है। मैंने सरदार हुसैन के चेहरे पर निगाह डाली तो वहां मुझे तजब्जुब की परछाइयां दिखाई दी, जिसका मतलब ये था कि वो अपनी बीवी के जवाब से इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा तो इस लड़की का नाम फरजाना है? मैंने यास्मीनी के अंदाज में इसे खींचना शुरू किया और पूछा, तुम्हारा फरजाना के साथ क्या ताल्लुक है? थानेदार साहब, फरजाना मेरी भांजी है, बहन खुर्शीद की बेटी। वो मेरी आंखों में देखते हुए खासे मजबूत लहजे में बोली, ये लोग इधर लाला मूसा में रहते हैं। फरजाना मुझसे मिलने आई थी, इसलिए मैं इसे लेने रेलवे स्टेशन गई थी। यास्मीन ने बरमहल जवाब दिया था, लेकिन पिछले 2-3 रोज से मैं हालात की जिन घुम्मन घेरियों में उलझा हुआ था, इसकी रोशनी में मैं आंखें बंद करके यास्मीन की बात पर भरोसा नहीं कर सकता था। लिहाजा मैंने तस्दीक तलब अंदाज में सरदार हुसैन की तरफ देखा और पूछा, सरदार, तुम्हारी शादी को कितना अरसा हुआ है? कोई 15-20 साल तो हो ही गए हैं सरकार, वो जुज़बुज़ होते हुए बोला।
इसकी समझ में नहीं आया था कि मैंने इससे ये सवाल क्यों किया था। यास्मीन आंटी ने एक बार फिर सरदार को वहां से हटाने की कोशिश की। इससे पहले कि सरदार मेरी बात का जवाब देता, वो बेजारी से बोली, तुम क्या सारा दिन इधर ही बैठे रहोगे क्या? जाओ बाहर जाकर दुकानदारी को देखो। मुझे ये समझने में कतन कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई कि यास्मीन दानिस्ता सरदार को वहां से भगाना चाहती है, जैसे इसे डर हो कि इसकी कोई बात यास्मीन के बयान की तरदीद कर देगी। मैंने सरदार को वहीं बैठे रहने की ताकीद की और कहा, तुम इन 15-20 सालों में कितनी मर्तबा अपनी साली खुर्शीद के पास लाला मूसा गए हो? ये तो कहीं नहीं जाता थानेदार साहब, यास्मीन जल्दी से बोली, बस इधर ही दुकानदारी में खपता रहता है। मैंने तुमसे नहीं सरदार से सवाल किया था, मैंने यास्मीन की तरफ देखते हुए कुसीले अंदाज में कहा, और जब तक मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूं तुम अपनी चोंच को बंद ही रखो। फिर मैं दोबारा उसके शौहर की जानिब मुतवज्जा हो गया। हाँ सरदार, ये खुर्शीद और फरजाना के किरदार अभी अभी तख्लीक किए गए हैं या तुम पहले से इन्हें जानते हो? ये तो आप यास्मीन ही से पूछें। वो बेहद उलझे हुए लहजे में बोला, मैं भला क्या कह सकता हूँ? ठीक है, अगर बीवी के सामने तुम्हारी जबान नहीं खुल रही तो अब मैं थाने ले जाकर ही तुमसे बात करूंगा, मैंने सरदार से कहा। फिर रुए सुखन यास्मीन की जानिब मोड़ते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, तो कहाँ है वो तुम्हारी भांजी फरजाना? वो तो वापस लाला मूसा चली गई है जी, वो बड़ी होशियारी से बोली। वो 100% दरों से काम ले रही थी और झूठे को उसके घर तक छोड़कर आना हमेशा से मेरी आदत रही है। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया, खैर से इसकी वापसी कब हुई? वो आज सुबह तो गई है, वो जल्दी से बोली। अच्छा अच्छा, तुम गुलाम अब्बास की टांगे में अपनी भांजी को स्टेशन छोड़ने गई थी ना? मैंने तेज नजर से उसे घूरा। जी बिल्कुल, वो मक्कारी से बोली। आपको किसने बताया कि हम गुलाम अब्बास की टांगे में गए थे? गुलाम अब्बास ने, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं अभी थोड़ी देर पहले उससे मिलकर आया हूँ। वो समझ गई कि मैं इसे घेरने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके दिल में चोर था, इसलिए उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात नमूदार हुए जैसे इसे अपने झूठ के पकड़े जाने का अंदेशा हो। ऐसा खदशा अमूमन उस वक्त पैदा होता है जब इंसान ने सरीहन दरोगोई से काम लिया हो। इन लम्हात में यास्मीन की हालत कुछ ऐसी ही थी। क्या आपने वाकई गुलाम अब्बास से मुलाकात की है? वो शख्सता नजर से मुझे देखते हुए बोली। हाँ हाँ, मैंने जल्दी से कहा। क्या मुझे इस कोचवान से नहीं मिलना चाहिए था? मैंने ऐसे कब कहा थानेदार साहब, वो बात बनाते हुए बोली। आप इस इलाके के थानेदार हैं, आप जिससे भी मिलें, आपको भला कौन रोक सकता है? फिलहाल तो मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, लेकिन लगता है कि शराफत की जबान तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, इसलिए तुम्हें थाने ही ले जाना पड़ेगा। जनाब, मैं आपके हर सवाल का जवाब दे तो रही हूँ, वो बेजारी से बोली। आप खामखा ही मुझसे नाराज हो रहे हैं। ओ आंटी, मैं खामखा कुछ भी नहीं करता हूँ, मैंने उसकी गलतफहमी दूर करते हुए कहा। मैं इतनी देर से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूँ और तुम्हें झूठ पर झूठ बोलने से ही फुर्सत नहीं है। तुम्हारे अंदर शर्म नाम की भी कोई चीज है या नहीं? वो कमाल ठिठाई से बोली। मैंने कौन सा झूठ बोल डाला है जी? मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया। अगर वो औरत जात ना होती तो मैं लातों घूसों से उसकी बहुत दुर्गत बनाता कि सालों तक उसे मेरा ये सलूक याद रहता। मैंने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, तुमने कोई एक झूठ बोला हो तो मैं बताऊं भी। तुम जिस लड़की को अपनी भांजी बता रही हो उसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं। अगर वो तुम्हारी भांजी होती तो तुम इसे कादू के हवाले कभी ना करती। तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं कि उधर फरीदपुर में कौन सी कयामत बर्पा हो चुकी है। तुम जिस लड़की को बहला फुसलाकर यहाँ लाई थी और फिर 2 रोज के बाद उसे कादू के सुपुर्द कर दिया, वो तुम्हारी भांजी कैसे हो सकती है? मैं तो किसी कादू को नहीं जानती। बकवास बंद करो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने गरजदार आवाज में कहा, इस बात का मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम बहुत ही ढीठ मट्टी से बनी हुई हो, लिहाजा तुम्हारे साथ सारे सवालों जवाब अब थाने ही में होंगे। वहां पहुंचकर तुम्हारी जबान के तमाम कोहल खुद ही खुल जाएंगे। 1 मिनट में फैसला कर लो कि शराफत से मेरे साथ चलती हो या पूरे छच्चरवाली के बसनेकों के सामने तुम्हें घसीटते हुए मैं थाने ले जाऊं। वो चुपचाप मेरे साथ थाने जाने के लिए रजामंद हो गई। मैंने उसके नाम नेहाद घर वाले को उसके घर ही में छोड़ा और आंटी यास्मीन को करामत अली के टांगे में बिठाकर छच्चरवाली से थाना सदर ले आया। जब हम थाने सदर पहुंचे तो सूरज के गुरूब होने में चंद मिनट बाकी थे। मैंने करामत अली को उसकी औसत दिहाड़ी से कुछ ज्यादा ही रकम देकर रुखसत कर दिया और यास्मीन को हवलदार नबी बख्श के हवाले करते हुए कहा, ये आंटी यास्मीन है जिसने वो लड़की चौधरी रुस्तम के डेरे पर पहुंचाई थी। यास्मीन बेचारी गूंगी है,
लेकिन मैं इसकी ज़बान से सच सुनना चाहता हूँ। आज की रात के लिए मैं इसे तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। सुना है कि तुम्हारे पास ज़बान खुलवाने का कोई मंत्र है। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? अच्छी तरह समझ रहा हूँ मलिक साहब। वो अपने होठों पर मायनाखेज मुस्कुराहट सजाते हुए बोला। आप बेफिक्र होकर अपने क्वार्टर में जाएं। सुबह जब आप अपने कमरे में पहुंचेंगे तो आंटी यास्मीन की ज़बान का ऑपरेशन करके मैं इसे बोलने, खुसूसन सच बोलने के काबिल बना चुका हूँगा। मैं बेफिक्र होकर अपने क्वार्टर की तरफ चला गया। इस उम्र में किसी शक व शुबे की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती थी कि आंटी यास्मीन ने मुझसे मुत्तहिद झूठ बोले थे। जब इंसान किसी मामले में दरो कोई का सहारा लेता है तो इसके पेश नज़र कोई खास मकसद होता है। नफ्सियातदान किसी झूठ के पीछे छुपे हुए मकसद की 4 वजूहात बताते हैं और इन चारों का ताल्लुक इंसान के फायदे और नुकसान से है। अव्वल, इंसान कोई बहुत बड़ा फायदा हासिल करने के लिए झूठ बोलता है। दोयम, वो किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए गलत बयानी का सहारा लेता है। सोयम, वो अपनी झूठी शान दिखाने यानी खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए झूठ का सहारा लेता है। और चहारम, वो अपनी किसी कजी को छुपाने या किसी जुर्म की पर्दापोशी के गर्ज से झूठ बोलता है। मजे की बात यह है कि आंटी यास्मीन के झूठ में ये चारों वजूहात दर्जा बदर्जा मौजूद थीं। अगली सुबह मैं तैयार होकर अपने कमरे में पहुंचा तो हवलदार नबी बख्श ने मेरे पास आकर खुशखबरी सुना दी। पुरमसरत अंदाज में उसने मुझे बताया, मलिक साहब, आंटी के सारे कसबल मैंने निकाल दिए हैं। वो अपनी तनपन भूल चुकी है। मैंने इसकी जुबान से नहायत ही संगीन इंकशाफात करवा लिए हैं। आप भी इसका बाकायदा बयान रिकॉर्ड कर लें। इस ज़माने में महकमा पुलिस के पास ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग की कोई सहूलत मौजूद नहीं होती थी। यहाँ पर बयान रिकॉर्ड करने से मुराद तहरीरी बयान नोट करने के बाद उस पर मुल्जिम या मुजरिम के दस्तखत या अंगूठे का निशान लेना है। तुमने इसे जिस्मानी तशद्दुद से तो नहीं गुजारा? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। नहीं मलिक साहब, नबी बख्श ठहरे हुए लहजे में बोला, मैं ख़वातीन पर तशद्दुद को ठीक नहीं समझता। फिर तुमने आंटी यास्मीन पर ऐसा कौन सा जादू किया है कि वो ज़बान खोलने पर मजबूर हो गई? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। मलिक साहब, मैंने आंटी के पानी में पेशाब आवर दवा मिला दी थी। वो एक आंख दबाकर वजाहत करते हुए बोला। और उसके साथ ही मैंने आंटी के बाथरूम जाने पर पाबंदी आयद कर दी थी। रात के खाने के साथ उसने अच्छा खासा पानी पी लिया था। ऊपर से मौसम भी ठंडा ठार है। आंटी से बर्दाश्त नहीं हो सका और जब उसने महसूस किया कि अगर वो रफ़ाई हाजत के लिए बाथरूम नहीं गई तो उसका मसाना फट जाएगा, तब उसने हथियार फेंक दिए और सच बोलने के लिए तैयार हो गई। बस इतनी सी बात है। तुम्हारी नज़र में ये इतनी सी बात होगी नबी बख्श? मैंने सताइशी अंदाज में उसकी तरफ देखा। लेकिन मेरी निगाह में तुम एक जल्लाद सिर्फ माहिर नफ्सियात हो। मलिक साहब, मैं आपके अल्फाज को अपनी तारीफ समझूं या? उसने बात नामुकम्मल छोड़ी और सवालिया अंदाज में मुझे देखने लगा। अपने बारे में तुम बाद में गौर व फिक्र करते रहना, मैंने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए सरसरी अंदाज में कहा। फिलहाल तुम आंटी यास्मीन को यहाँ लेकर आओ ताकि मैं उसका बयान रिकॉर्ड कर सकूँ। होने गया तो होने आया मलिक साहब, वो बाछे फैलाते हुए बोला। फिर खटाक की आवाज़ के साथ मुझे सैल्यूट मारकर वो कमरे से बाहर निकल गया। आंटी यास्मीन एक घेरू टाइप की औरत थी। वो एक गांव से दूसरे गांव और एक शहर से दूसरे शहर सफ़र करती रहती थी। वो बहुत शातिर और काइयाँ थी। इसे जहाँ भी कोई बेआसरा या परेशान लड़की नज़र आती, वो इसे अपनी हमदर्दी और मोहब्बत का झांसा देकर अपने साथ छच्छर वाली ले आती थी। बादशाह वो इसे फरेब में रखकर आगे बढ़ा देती थी और पैसे खड़े कर लेती थी। कादू और ऋषि कुमार के चंद अफराद से उसकी अच्छी जान पहचान थी। वो मौका महल की मुनासबत से वर्गलाकर लाई हुई लड़की को कहीं न कहीं खपा दिया करती थी। महजबी को यास्मीन ने कादू के हवाले किया था। कादू पहले भी इससे रुस्तम के लिए कई बार इस नौयत का मामला कर चुका था। महजबीन आंटी यास्मीन को गुजरानवाला के रेलवे स्टेशन पर मिली थी। वो पहली ही नज़र में पहचान गई थी कि ये इसका शिकार है। वो महजबीन के नज़दीक की बेंच पर बैठ गई। आइंदा 10 मिनट के अंदर वो अपने प्यार भरे अंदाज से महजबीन की हकीकत से आगाह हो चुकी थी। वो महजबी का एतमाद हासिल करने के बाद बहला फुसलाकर इसे स्टेशन से छछरवाली ले आई। यास्मीन का शौहर सरदार हुसैन उसकी गैर निसाबी सरगर्मियों से आगाह था, ताहम वो एक जन मुरीद किस्म का शौहर था। यास्मीन के सामने इसकी कोई पेश नहीं चलती थी। यास्मीन आंटी ने मुझे बताया कि महजबी का ताल्लुक वजीराबाद की सब्जी मंडी के इलाके से है। मैंने यास्मीन को फरीदपुर के हालात से अच्छी तरह आगाह कर दिया था। इसे मालूम नहीं था कि वहाँ कादू और रुस्तम को
बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया था। मैंने इससे पूछा, महाजबी ने अपना घर क्यों छोड़ा था? इसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, उसने बताया। सौतेला बाप इस पर बुरी नजर रखता था और गाहे बगाहे उसे तंग भी करता रहता था। महाजबी ने अपनी माँ से शिकायत की, लेकिन उसने महाजबी की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। जब उसके पास कोई चारागाह ना रहा तो उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। तुम दुनिया की कमीनी तरीन औरत हो, मैंने नफरत भरी नजर से यास्मीन की तरफ देखते हुए कहा। जिस इज्जत की हिफाजत के लिए महाजबी ने अपना घर छोड़ा था, तुमने झूठी मोहब्बत का फरेब देकर महाजबी की इसी इज्जत को नीलाम करने की कोशिश की। वो बड़ी अदा से बोली, आप नाराज तो न हो थानेदार साहब, मैंने आपकी बात मानकर सब कुछ तो बता दिया है सच सच। ये अदाएं और छल किसी और को दिखाना, मैंने सख्त लहजे में कहा। मैं तुम्हारे दामे फरेब में आने वाला नहीं हूँ, और जहाँ तक सच उगलवाने का मामला है ना, वो लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा। तुम्हारे जैसे घिनौने किरदार की मालिक औरतों की जबान खुलवाने के लिए मैं इनके पांचों में चूहे छोड़कर पांचों का मुंह बंद भी करवा सकता हूँ। इन लम्हात में मुझे अपने गुस्से पर काफी हद तक काबू नहीं रहा था। वो मेरी कैफियत को देखते हुए बोली, थानेदार साहब, गुस्सा थूक दें, जो होना था वो तो हो गया। ये लड़की इतनी मनहूस साबित हो रही है कि इसकी वजह से दो इंसान अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं, और मैं भी इसी के तुफैल बैठे बिठाए मुसीबत में फंस गई हूँ। तुमने सिर्फ मुसीबत का नाम सुना है आंटी यास्मीन, मैंने जहरखंद लहजे में कहा। कभी तुम पर मुसीबत आई नहीं होगी। मैं तुम्हारा जो हशर नशर करने वाला हूँ ना, इसे तुम हमेशा और ताहयात याद रखोगी। आप मुझे डराएं तो नहीं थानेदार साहब, वो बड़ी लगावट से बोली। जिस लड़की की वजह से आप मुझे डांट रहे हैं, वो इस वक्त पता नहीं कहाँ ऐशे बहार करती फिर रही होगी। मैं नफरत भरी अंदाज में उसे यकटुक घूरता रहा। आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? उसने अपनायत भरे लहजे में पूछा। मैं ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम किस बेहया और बेइज्जत मट्टी से बनी हो, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। तुम्हें औरत कहते हुए भी मुझे शर्म महसूस हो रही है। वो बड़ी गहरी नजर से मुझे देखने लगी। इसकी धूनी अदाओं ने मुझ पर कोई असर नहीं करा था। शायद वो सोच रही थी कि अब मुझ पर कौन सा दाव आजमाए। मैंने सख्त लहजे में कहा, जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन बहुत कुछ होना अभी बाकी है। जिस लड़की को तुम मनहूस कह रही हो, वो मेरी नज़र में मजलूम है। तुम अपने काले करतूतों के सबब मेरी गिरफ्त में आई हो। मैं हर हाल में महजबी को तलाश करूंगा ताकि दोहरे कत्ल के मामले से पर्दा उठ सके। आप ज़रूर तहकीक और तफ्तीश जारी रखें थानेदार साहब, वो बड़े एतमाद से बोली। कादू और चौधरी रुस्तम के कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, इसलिए मुझे तो अपने घर जाने की इजाज़त दें। तुम यहाँ से सीधी बड़े घर जाओगी आंटी यास्मीन, मैंने बेहद कड़वे अंदाज में कहा। साल 2 साल जेल में चक्की पीसोगी तो खुद ही तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। और ये नहीं समझना कि कादू और चौधरी रुस्तम के कत्ल से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। अगर महाजबी नहीं मिली तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए दुआ करो कि महाजबी का जल्द से जल्द सुराग मिल जाए और ये साबित हो जाए कि तुम इन दोनों के कत्ल में मुलव्विस नहीं हो। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। पहली मर्तबा वो मुझे सरासीमा नजर आई। उसे बखूबी अंदाजा हो गया था कि मैं आसानी से उसकी जान छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो 2 दिन तक तुम्हारे घर में रही। मैंने अहम सवाल किया, फिर क्या बताकर इसे तुम फरीदपुर वाले डेरे पर ले गई थी? कादू के हवाले से मैंने महजबी को बताया था कि वो मेरा भाई है, वो बड़ी अय्यारी से बोली। वो गुजरानवाला के स्टेशन पर इसलिए उतर गई थी कि उसे शक हुआ था कि कोई उसका ताक़ुब कर रहा है। लोगों को उसने यही बताया था कि इसे जाना तो आगे था, लेकिन वो गलती से इस स्टेशन पर उतर गई थी। मगर हकीकत वही है जो मैंने आपको बताई। मैंने इसके इसी वहम को इस्तेमाल किया कि वजीराबाद से कोई उसका पीछा कर रहा है। मैं एक दिन पहले ही कादू से बात पक्की कराई थी। मैंने महाजबी को अपने घर से फरीदपुर वाले डेरे पर मुंतकिल करने के लिए एक चाल चली। मैंने उसे बताया कि इधर गांव में एक बंदा बड़े पुरस्कार अंदाज में किसी दराज कामत गोरी चिट्टी लड़की को तलाश करता फिर रहा है। मुझे शक है कि ये वही आदमी है जो ट्रेन में तुम्हारा पीछा कर रहा था। इन हालात में तुम्हारी हिफाजत की गर्ज से मुनासिब यही होगा कि मैं तुम्हें अपने भाई कादू के डेरे पर चंद दिन के लिए छुपा दूं। बाद में जब हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी। और उसने फौरन तुम्हारी बात मान ली? जी बिल्कुल, वो बड़े फखर से बोली। इसके पास और कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। मुझे आंटी यास्मीन की बेहिसी पर बहुत गुस्सा आया।
میں نے تلخ لہجے میں دریافت کیا۔ تو تمہارے خیال میں جب انسان کے پاس کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہتا تو وہ مجبور ہو جاتا ہے؟ تھانے دار صاحب، یہ تو ایک حقیقت ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ اس حقیقت کو ذہن میں رکھ کر اپنے حق میں وہ تمام دعائیں کرنا شروع کر دو جو تمہیں یاد ہیں، میں نے بے حد شفاف لہجے میں کہا، کیونکہ اب تمہارے سامنے بھی بچت کا کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہا۔ میں تمہیں بہت بری طرح سے ایک طویل عرصے کے لیے فٹ کرنے والا ہوں۔ وہ دہشت زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ آئندہ روز میں نے وزیر آباد کا رخ کیا اور وہاں جا کر میں مہجبین کی ماں اور سوتیلے باپ سے ملا اور انہیں حالات حاضرہ سے آگاہ کیا، لیکن ان میں سے کسی کو مہجبی کی فکر نہیں تھی۔ اس کی ماں کے نزدیک مہجبی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، وہ ہر وقت الٹی سیدھی حرکتیں کرتی رہتی تھی۔ اس کے سوتیلے باپ نے تو یہاں تک کہا کہ ایک رات مہجبی نے اسے قتل کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ الغرض ان دونوں کو مہجبی اور اس کے حالات سے کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ میں وزیر آباد سے واپس گجرانوالہ آ گیا۔ مہجبین منظر سے غائب تھی اور مجھے ہر حال میں اس کی تلاش تھی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری اور پورے ضلع میں اسے کھوجنے کی تلاش میں لگا رہا۔ چند روز کے بعد مجھے پتہ چلا کہ جس روز آنٹی یاسمین نے مہجبین کو اپنے گھر سے فرید پور پہنچایا تھا، اسی دن چھچروالی سے ایک نوجوان غائب ہو گیا تھا، وہ بھی تاحال مفقود الخبر تھا۔ مذکورہ نوجوان کا نام زاہد بتایا گیا۔ زاہد کبڈی کا بہت ماہر کھلاڑی تھا۔ اس اطلاع نے میرے رگ و پے میں سنسنی سی دوڑا دی۔ میری نگاہ کے سامنے کادو کی گردن ٹوٹی ہوئی لاش گھوم کر رہ گئی۔ کادو کی گردن کا منقار جس ماہرانہ انداز میں توڑا گیا تھا وہ کسی پہلوان یا کبڈی کے کسی کھلاڑی کا ہی ہو سکتا تھا۔ کام میں نے چھچروالی کے چند دانشمند افراد سے معلومات اکٹھا کر کے اپنے آرٹسٹ سے زاہد کا خاکہ بنوایا اور زیادہ شدومت کے ساتھ زاہد اور مہجبی کو تلاش کرنے لگا۔ میرے ذہن میں اس کیس کی کڑیاں مکمل ہو چکی تھیں، اب مجھے اپنی سوچ کی عملی تعبیر چاہیے تھی۔ 3 ماہ کے بعد مجھے یہ تعبیر مل گئی۔ محلہ شاہین آباد سے میں ان دونوں کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے شادی کر لی تھی اور میاں بیوی کی حیثیت سے وہاں رہ رہے تھے۔ مہجبی کی کہانی آپ کے علم میں آ چکی ہے۔ زاہد کے بارے میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں، اور تھوڑے لکھے کو زیادہ سمجھیں گے تو سمجھدار کہلائیں گے آپ۔ زاہد کا تعلق چھچروالی سے تھا اور وہ آنٹی یاسمین کے کردار سے اچھی طرح واقف تھا۔ مہجبی پر اس کی نگاہ پڑی تو وہ دل ہار بیٹھا۔ مہجبی کو اس کے جذبات کی خبر نہیں تھی، تاہم زاہد نے ٹھان لیا تھا کہ وہ مہجبی کو ہر قیمت پر بچائے گا۔ وہ غیر محسوس انداز میں آنٹی یاسمین کے پیچھے فرید پور والے ڈیرے پر پہنچ گیا اور اسٹور روم میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اسے رات کا انتظار تھا جب وہ چپکے سے مہجبی کو لے کر اڑ جاتا۔ پھر جب رات ہوئی اور چودھری رستم کی آمد کے بعد ڈیرے پر قابل مذمت گھناؤنے کھیل کا آغاز ہوا تو زاہد فوراً حرکت میں آ گیا۔ اس نے اسٹور روم میں سے آہنی پانا اٹھایا اور کادو کی نظر بچا کر وہ رستم والے بیڈ روم میں گھس گیا۔ رستم کو ایسی کسی مداخلت کی توقع نہیں تھی، پھر وہ نشے میں چور بھی تھا۔ زاہد نے اسے سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دیا اور اس کے سر کے عقبی حصے میں وزنی رینچ کی ضرب لگا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ منظر دیکھ کر مہجبی نے وحشت زدہ انداز میں باہر کی سمت دوڑ لگا دی۔ باہر کادو موجود تھا۔ وہ مہجبی کو پکڑنے کے لیے دوڑا۔ کادو کے پیچھے زاہد نے دوڑ لگا دی۔ رینچ پانے کو وہ رستم کے کمرے ہی میں پھینک آیا تھا۔ وہ تینوں آگے پیچھے دوڑتے ہوئے نہر کے اندر اتر گئے۔ زاہد نے جلدی کادو تک رسائی حاصل کر لی اور پلک جھپکتے میں ایک جھٹکے سے اس کی گردن کا منقار توڑ ڈالا۔ پہلے پہل مہجبی یہی سمجھی تھی کہ یہ وہی بندہ ہے جو وزیر آباد سے اس کے تعاقب میں ہے، لیکن جب زاہد نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا تو اس کی جان میں جان آئی۔ زاہد کے ہاتھوں سے 2 انسان قتل ہو چکے تھے، لہٰذا واپس چھچروالی جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے باہمی مشاورت سے ایک فیصلہ کر لیا۔ ان تمام تر حالات و واقعات میں مہجبین کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے کسی قدم پر ایک معمولی سا بھی جرم نہیں کیا تھا اور گرفتاری کے وقت وہ امید سے بھی تھی۔ زاہد کی اولاد نے اس کے وطن میں اپنی زندگی کا سفر شروع کر دیا تھا، وہی زاہد جو مہجبی کا انجانہ مہربان تھا اور 2 افراد کا قاتل بھی۔ میں نے زاہد کے لیے جس سزا کا انتخاب کیا وہ آپ کو نہیں بتاؤں گا۔